Hello everyone, welcome back. And just as a reminder, we are learning about Google Sheets in this class and it's time to talk about functions. तो हम दो functions के बारे में बात करेंगे स्प्रेडशीट्स के, जो है एक if और if s. ये इनका सिंटैक्स दिया हुआ है यहाँ पे फंक्शंस का कि सबसे पहले एक लॉजिकल एक्सप्रेशन देना पड़ता है और फिर उसके बाद में दो वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं. तो ये स्प्रेडशीट में जाकर बेटर समझ में आएगा हमें. तो हम अपनी कस्टमर परचेज बिहेवियर वाली स्प्रेडशीट पे फिर से आते हैं और यहाँ हम इस बार एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. तो जैसे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किया था कि सेटिस्फैक्शन स्कोर को रियल टाइम में यानी कि नए डेटा के लिए भी एक रूल अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि क्या स्कोर है और उस हिसाब से कलर कोड कर सकते हैं. तो लेट्स से कि अब हम कोई और इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं जिसमें मे बी जो परचेज अमाउंट है उसको देख के हम डिसाइड करना चाहते हैं कि ये कस्टमर्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं. कि अगर जो भी कस्टमर्स लेट्स से 10,000 के ऊपर खर्च कर रहे हैं हमारे वेबसाइट पर आके, तो उन्हें हम थोड़े और प्रमोशंस दे सकते हैं, थोड़े डिस्काउंट्स ज़्यादा दे सकते हैं. तो उसके लिए हम एक इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे इस बार. तो इस कॉलम में नया कॉलम शुरू करते हैं. मे बी वी वांट टू टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ अ कस्टमर, इम्पॉर्टेंस, एंड what are we trying to do in this? We are trying to implement an if function. तो उसका syntax है if returns value depending on logical expression. तो हमारा logical expression क्या है? Logical expression यानी कि इसका आंसर yes और no में ही होगा. तो हम बोलेंगे अगर हमारे सेल I2 यानी परचेज अमाउंट की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 10,000, तो ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया, जिसका मतलब है कि अगर I2 की वैल्यू 10,000 से ऊपर होगी तो ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा. तो एक्चुअली ये ब्रैकेट क्लोज नहीं करते हैं. तो अगर ये ट्रू है, अगर I2 की वैल्यू, इस सेल की वैल्यू 10,000 से ग्रेटर है, तो हम लेट्स से लिखेंगे इम्पॉर्टेंट. और अगर इसकी वैल्यू कम है 10,000 से, सो मे बी हमें कुछ नहीं मार्क करना है उस कस्टमर के लिए, तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं. तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट हो गया. I2 ग्रेटर देन 10,000, लॉजिकल एक्सप्रेशन. If it is true, then important will be written in this column, otherwise it will be a blank. Alright, so as we can see, when I execute this statement, it has printed important. Now I can apply this result to all these rows. तो मैं इसको अगर यहाँ पे इस कॉर्नर से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी इस पूरे टेबल के लिए, तो आप देखेंगे कि कुछ जगह इम्पॉर्टेंट प्रिंट हुआ है और कुछ जगह नहीं. हम वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ जहाँ कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ है, इसमें परचेज अमाउंट वॉज जस्ट 4,475. सो ग्रेट, you've learned about an if statement. अब लेट्स से कि मुझे डिफरेंट एक्सप्रेशंस, डिफरेंट बकेट्स चाहिए कि अगर 10,000 से ऊपर है तो इम्पॉर्टेंट है, अगर 5 to 10,000 के बीच में है तो ओके, लाइक नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट ओके, सम कस्टमर वी कैन गिव देम अ डिस्काउंट. एंड उससे कम है तो मैं उनको कस्टमर्स को टैग नहीं करना चाहती हूँ. तो हम इसे इफ़ एस स्टेटमेंट में लिखेंगे. I'm going to start a new column. We'll have a new value of importance because we are changing the function. तो हम एक if s statement से start कर रहे हैं. Returns a value depending on multiple logical expressions. Okay, तो अब हमने हमारा statement टाइप कर दिया है. If s first logical expression, if I2 is greater than 10,000, तो हम important mark करना चाहते हैं. If I2 is less than 10,000 but greater than or equal to 5,000, तो हम उस कस्टमर को ओके मार्क करना चाहते हैं. और if I2 is less than 5,000, तो हम कुछ भी नहीं मार्क करना चाहते हैं. और जैसे कि हमने कहा था कि हम उस अकॉर्डिंग में भी हम डिस्काउंट डिसाइड करेंगे इस कस्टमर के लिए. तो इसको एंटर करने के बाद में मैंने फर्स्ट रो में मुझे ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट आया. अब मैं इसको बाकी जगह अप्लाई करती हूँ, बाकी सारे रोज़ में, और हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों आउटपुट्स में.
आप देख रहे होंगे कि कुछ रोज़ में जहां हमने पहले ब्लैंक्स छोड़े थे वहां पे हमने अब ओके मार्क कर दिया है, और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ओके वहीं पे मार्क हुआ है जहां पे वैल्यू 5000 और 10,000 के बीच में है। तो इस तरह से हम इफ़ और इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करके रन टाइम पे, रियल टाइम में हम हमारे डेटा को अप्रोप्रिएटली मार्क कर सकते हैं। अब फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बाद हम आते हैं डेटा वैलिडेशन वाले टॉपिक पे। तो हमारी स्प्रेडशीट्स में हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारा डेटा क्लीन है, क्योंकि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन है या एक्यूरेट नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो उसे एनालाइज करना मुश्किल होगा। तो इसलिए इट इज़ गुड टू ensure that your data being entered is valid for a column and reject any invalid data. तो एक तो आप डेटा के चेक्स कर सकते हैं, या फिर आप एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन दे सकते हैं, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट जिसमें सारे ऑप्शंस हों और उन्हीं में से सिलेक्ट करना पड़े, ताकि कोई इनवैलिड डेटा नहीं एंटर कर सकें। और ये हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कोई भी नंबर्स, आइटम्स, टेक्स्ट, डेट सब के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब हम अपने स्प्रेडशीट में चल के डेटा वैलिडेशन करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम वापस से अपने गोल्ड कस्टमर्स के डेटा को देख रहे हैं, और लेट्स पिक अ कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम एच में जैसे, तो हमारी टेक्स्ट रैपिंग इस कॉलम में नहीं काम कर रही है, उसे एनेबल करते हैं। तो परचेज फ्रीक्वेंसी है, यहाँ 3 वैल्यूज़ तो दिख रही हैं, फ्रीक्वेंट, रेयर, ओकेजनल। तो अगर हम इस कॉलम पे आके कॉलम के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शंस में डेटा वैलिडेशन दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करते हैं और एक डेटा वैलिडेशन रूल ऐड करते हैं। पहले हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रूल ऐड किया था, अब डेटा वैलिडेशन रूल बना रहे हैं। तो इसमें अप्लाई टू द रेंज, तो एंटायर गोल्ड कस्टमर्स की शीट में फ्रॉम H1 टू H1000, आई थिंक हमारे 1000 रोज़ हैं नहीं, पर हम उनमें अप्लाई कर सकते हैं। और ड्रॉप डाउन में क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे, तो ये एक्चुअली एवरेज और सम तो इस कॉलम के एंड में मैंने जो कैलकुलेशंस किए थे वो थे। तो लेट्स जस्ट रिस्ट्रिक्ट इट टू रो नंबर 55, H1 टू H55 ही देते हैं हम, और इनफैक्ट H2 टू H55 देते हैं, H2 टू H55, क्योंकि फर्स्ट रो तो हमारा हेडर रो है और क्राइटेरिया इज़ अ ड्रॉप डाउन, और उसमें हमें ये वाले वैल्यूज़ होने चाहिए, फ्रीक्वेंट, ओकेजनल या रेयर। परचेज फ्रीक्वेंसी भी रेयर वापस ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड अनदर आइटम कर सकते हैं और इसे डन कर देते हैं। तो ये हमारा रूल अप्लाई हो गया, और हम देख रहे हैं कि इनमें से एक वैल्यू ही चूज़ करेंगे। अब अगर मैं एक नया रो ऐड करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, अगर हम यहाँ एक नया रो ऐड करेंगे, हमने हमारा रेंज H2 टू H55 ही दिया था, तो हमें अपने रूल को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम जाके इस डेटा वैलिडेशन पे फिर से क्लिक करें, हमारा ये रूल आएगा और इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, H57 तक कर देते हैं, ताकि हमारा कोई भी नया डेटा हम एंटर करें वो भी इंक्लूड हो। अब लेट्स से कि मैं लास्ट रो में जाके एक नया डेटा डालने की कोशिश करती हूँ। आई एम स्टिल फॉर गोल्ड कस्टमर्स एंड आई हैव टू चूज़ फ्रॉम वन ऑफ दीज ओनली। मैं कोई नया वैल्यू नहीं एंटर कर सकती। जैसे कि अगर मैंने 58 रो में अपना ये डेटा वैलिडेशन नहीं अप्लाई किया है रूल, तो मैं यहाँ पे समटाइम्स जैसे ऐड कर दूँ। तो अब अगर ये इनवैलिड डेटा है क्योंकि इसमें रूल नहीं अप्लाई हो रहा है, तो ये कोई चेक नहीं करेगा। तो दैट इज़ हाउ यू कैन डू डेटा वैलिडेशन। Another way to do data validation is checking for actual values. तो जैसे कि लेट्स से हमें सेटिस्फैक्शन स्कोर पे आए और हम चाहते हैं कि कोई सेटिस्फैक्शन स्कोर एटलीस्ट 1 से कम ना हो और 10 से ज़्यादा ना हो, तो हम एक डेटा वैलिडेशन रूल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करते हैं, एक और नया रूल बनाते हैं, एंड दिस टाइम आवर रूल इज़ फॉर कॉलम L, and we don't want a drop down this time. Instead, I want a value that is less than or equal to 10. And if anybody
enters something greater than 10, I want to show a warning. So let's just do done for that. And actually again यहाँ पे मैंने range मुझे specify करनी चाहिए L2 to L57, जैसे हमने H करा था, L2 to L57 डन. अब मैं लास्ट रो में जाके अगर मैं यहाँ पे 12 एंटर करूँगी तो ये मुझे एक रेड वार्निंग दे रहा है कि इनपुट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10. इस तरह से मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि डेटा हमेशा जो एंटर कर रहे हैं वो सही हो.